मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इस चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए उन्हें 12D फॉर्म भरना होगा। नामांकन के 5 दिन के अंदर अगर यह फॉर्म भरा जाएगा तो आयोग की टीम घर आकर मतदान कराएगी। मतदान निष्पक्ष रहे, वोट की गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए फोटोग्राफी कराई जाएगी। साथ ही इसकी सूची सभी राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी। जो सामान्य मतदाता जिनको हम कहते हैं, उनकी संख्या 5,60,60,925 है। यदि हम राउंड फिगर में देखें तो लगभग 5,60,00,000 मतदाता हमारे हैं, जिनमें पुरुष मतदाता मेल जो इलेक्टर्स हैं वो 2,88,00,000 हैं। मैं सिर्फ करोड़ की बात कर रहा हूँ। महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,00,000 है। जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं उनकी संख्या 1,373 है। हमारे जो ओवरसीज मतदाता हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 99 है। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जो लोग आर्मी में और सेना में हैं और उनको भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा होती है, उनकी संख्या 75,304 है। तो सभी प्रकार के जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनको यदि हम टोटल करें, उनको मिला दें, तो ये संख्या जो मध्य प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या है, जो इलेक्टर्स की संख्या है, वो 5,61,36,229 होती है। 5,61,36,229 हमारे कुल मतदाता हैं, हर कैटेगरी को मिला देते हैं। इसमें जो हमारे 80 प्लस के मतदाता हैं उनकी संख्या 6,53,640 है। 100 प्लस के मतदाताओं की संख्या 5,124 है। और इसमें भी पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यदि लगभग 1,500 पुरुष मतदाता हैं 100 प्लस के, तो 3,500 से अधिक हमारी महिला मतदाता हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 5,05,146 है। ये दोनों श्रेणी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, 80 प्लस और दिव्यांग, जैसा आप जानते हैं कि इनको घर से वोट करने की सुविधा मिलती है यदि ये चाहें तो। हम इनसे विकल्प लेते हैं चुनाव की घोषणा के बाद, और यदि ये अपने घर से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो इनको घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक और अच्छी चीज जो आपसे शेयर करना है कि हमारी जो जेंडर रेशियो है, एक तरह से 1,000 पुरुषों की तुलना में जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो 945 है। जो सेंसस हमारा 2011 का हुआ था, जनगणना में जो हमारा जो अनुपात था, जेंडर रेशियो था, वो 931 था। उसकी तुलना में आज हमारा जो इलेक्टोरल रोल का जेंडर रेशियो 945 है। कहने का आशय ये है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो पात्र महिलाएं हैं उनमें लगभग सभी ने अपना नाम जुड़वाया है। तो एक अच्छी खबर है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ईपी रेशियो जो होता है, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो जिसको कहते हैं, आबादी के हिसाब से मतदाताओं की जो अनुपात है वो 64.75 है। ये भी सर्वाधिक है अभी तक। मतलब जो निरंतर प्रयास हुए हैं मतदाताओं के नाम जोड़ने के, वो एक तरह से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है फाइनल फिगर में। 18-19 के जो मतदाता हैं वो हमारी संख्या 22,36,564 है। 22,36,564 मतदाता हैं जो 18 से 19 वर्ष की आयु श्रेणी में। जो 2 अगस्त को जब हम लोगों ने ड्राफ्ट रूल का प्रकाशन किया था तो हमारे मतदाता 5,43,00,000 थे, जिसमें लगभग 17 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है। और आज जनरल इलेक्टर्स की संख्या 5,60,00,000 है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इस पूरी अवधि में जो नाम जोड़े गए हैं उनकी संख्या 24,33,000 नाम जोड़े गए, 7.5 लाख नाम हटाए गए और लगभग 15 लाख नामों में संशोधन की कार्रवाई हुई, चाहे उनके फोटो बदले गए हों या उनका नाम वगैरह चेंज किया गया। तो आज की स्थिति में मतदाताओं की संख्या आपको बता दी। मतदान केंद्र हमारे 64,523 हैं और निर्वाचन संबंधी जो कार्रवाई इलेक्टोरल रोल से संबंधित है वो एक तरह से अंतिम प्रकाशन के साथ पूरी हो गई है। अभी भी नाम जुड़ेंगे। इसमें जो वैधानिक स्थिति है वो ये है
कि जो नामांकन होता है, जो नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख होती है नाम निर्देशन पत्र लेने की, उस आखिरी तारीख तक नाम जुड़ते हैं। अर्थात नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है उसके 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने के आवेदन लिए जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो फॉर्म 6 है जिसके माध्यम से नाम जोड़े जाते हैं, वो आवेदन लिए जाएंगे नॉमिनेशन की लास्ट डेट के 10 दिन पहले तक। जहां तक नाम हटाने का प्रश्न है, जो फॉर्म 7 से होता है, चुनाव की घोषणा के साथ जिस तारीख को भी चुनाव की घोषणा होगी उस तारीख के बाद फॉर्म 7 जो प्राप्त होंगे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब चुनाव की घोषणा के साथ ही एक तरह से फॉर्म 7 प्राप्त तो करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म लेने पे रोक नहीं है, फॉर्म 7 लिए जाते हैं, लेकिन डिलीशन संबंधी कार्रवाई रुक जाती है, डिलीशन का काम नहीं होता। तो ये आपके माध्यम से आपको भी और आपके माध्यम से सभी को मैं कहना चाहता हूँ, नाम जोड़ने की कार्रवाई नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक, डिलीशन की कार्रवाई चुनाव की घोषणा के बाद उसके फॉर्म नहीं लिए जाते। तो ये एक चीज आपको बतानी थी। इसके अतिरिक्त हमारी पूरी तैयारी निर्वाचन के संबंध में, चाहे वो मतदान दलों के गठन से संबंधित हो, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति हो, चाहे वो संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, हर तैयारी अपनी निर्धारित समय से चल रही है। और चुनाव की घोषणा होने के बाद जो आचार संहिता लगेगी, तो आचार संहिता के प्रावधानों का भी सख्ती से कड़ाई से पालन कराया जाए। किस चीज में? नहीं, मतदान केंद्र हम लोगों ने 1500 से अधिक जहां मतदाता थे उसको ध्यान में रख के 184 नए मतदान केंद्र उसमें बनाए गए हैं। 2 किलोमीटर से जो अधिक दूरी वाले मतदान केंद्र थे उसमें 362 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अर्थात मतदाता को ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा, उसको 2 किलोमीटर से कम चलना पड़ेगा। तो मतदाता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है। टोटल वोटर जैसा मैंने आपको बताया अभी कि 80+ और दिव्यांग, और वैसे दिव्यांगों में वैसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40% है। तो 80+ की संख्या मैंने आपको बताई 6,53,640। दिव्यांग हमारे हैं 5,05,146। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो लगभग 11,58,000 होते हैं। तो इन 11,58,000 लोगों को हम फॉर्म 12D देते हैं, और उनमें से जितने लोग उस विकल्प का चयन करते हैं कि वो घर से मतदान करना चाहेंगे, उनको फिर हम पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सर आचार संहिता कब तक लग रही है? ये यहाँ से नहीं होता है। सर एक सवाल देखिए, चुनावी खर्चों के संबंध में कानून में स्थिति स्पष्ट है। अब कैंडिडेट हमारे लिए कैंडिडेट होता है जब वो नॉमिनेशन फाइल करता है, और खर्चे की गणना भी उसी दिन से होती है। नहीं, आज की स्थिति में रिमोट वोटिंग की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे लोग जो मतदान करना चाहते हैं उनको मतदान केंद्र पे ही आना होता है, तभी आकर के मतदान कर सकते हैं। सर एक सवाल ये है मेरा, मैं रवीश पाल सिंह आज तक से। संख्या इस बार भी अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि सेंसिटिविटी चेंज हो, डायनामिक कॉन्सेप्ट है। कई बार कैंडिडेट के ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं उनका मतदान केंद्र कहाँ है। देखिए, इसमें स्थिति ये है कि ये सही है कि कुछ मकान नंबर ऐसे हैं, वास्तव में मौके पे मान लीजिए 15 मकान हैं या 12 मकान हैं, लेकिन उनका मकान नंबर एक ही डला हुआ है और ये हिस्टोरिकली वहीं रह रहे हैं, बट वो अलग अलग लोग हैं। उसकी पहचान कराई गई, परीक्षण कराया गया, फर्जी मतदाता नहीं है, मकान नंबर वही डला हुआ है। मकान नंबर में संशोधन तभी होगा जब व्यक्ति आवेदन करेगा, तो वो हम उसको 1/1, 1/2, 1/3 नहीं कर पा रहे हैं, अभी प्रयास जरूर कर रहे हैं।
सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने वाले और जो स्लोगन देने वाले पोस्ट हैं, ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, चुनाव की घोषणा के साथ ही आप जानते हैं कि हर जिले में और राज्य स्तर पर भी एक समिति का गठन हो चुका है ऑलरेडी, जिसको हम MCMC कहते हैं, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। उसके माध्यम से इन पे नजर रखी जाएगी और जो भी निर्देशों का पालन कराया जाएगा। सोशल मीडिया को लेकर के जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन कराया जाएगा उस समिति के माध्यम से।